हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा शुक्ला ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं और उनके उदाहरण। फिर सर्वनाम क्या है, उनके भेद और उनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी पिछली क्लासों में करी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे कि क्रिया क्या है, उसके भेद क्या है। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी की जननी संस्कृत है। कभी भी आपसे कोई पूछे हिंदी की जननी क्या है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी की जननी संस्कृत है। तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहा जाता है? संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं संस्कृत में क्रिया रूप को। धातु धातु क्या है, अब उसके बारे में भी जानना जरूरी है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रियापद है उनका जो मूल रूप है वही क्या है? धातु है। ठीक, धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। अभी हमने क्या बताया था कि जो क्रियापदों का मूल रूप है वो धातु है। तो पढ़ क्या है यहाँ पे? पढ़ हमारा क्रियापद का मूल रूप है। तो पढ़ हमारा क्या हो गया? धातु हो गया। और धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? क्रियापद बनता है। तो पढ़ में हमने ना जोड़ दिया, हो गया पढ़ना। पढ़ना क्या है? हमारी क्रिया है। उठ हमारा धातु रूप है। उठ में क्या जोड़ा? ना जोड़ दिया तो क्या बन गया? उठना। उठना क्या है? क्रिया रूप है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे बात करेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे क्रिया के भेद की। क्रिया की परिभाषा समझ आई। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। क्रिया के भेद होते हैं 3। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है कर्म के आधार पर। पहला किसके आधार पर है? पहला कर्म के आधार पर। कौन सा? कर्म के आधार पर। दूसरा है संरचना के आधार पर। तीसरा है काल के आधार पर। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 3 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। ठीक, अब कर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है क्रिया को? कर्म के आधार पर भी तो बांटा गया है। कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? सकर्मक और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 3 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। अब अकर्मक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है वो भी बात करेंगे। अकर्मक क्रिया में भी क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक कर्मक क्रिया। क्या है? एक कर्मक क्रिया। और दूसरा है हमारा द्विकर्मक क्रिया। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर समझ आया। फिर आगे किसके आधार पर बांटा गया? संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? पहला है संयुक्त क्रिया। ठीक है, पहला कौन सा है? संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। कौन सा है? नाम धातु क्रिया।
तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है कृदंत क्रिया। पांचवा कौन सा है? कृदंत क्रिया। ठीक है। अब संरचना के आधार पर हमने क्रिया को कितने भागों में बांटा? संरचना के आधार पर हमने क्रिया को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक, संरचना के आधार पर समझ में आया। अब आगे इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, इनके उदाहरण, फिर उदाहरण से हम समझेंगे कि ये सारी क्रिया क्या होती हैं। अभी हम बात करेंगे कि काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है भूतकालिक क्रिया। पहला कौन सा है? भूतकालिक क्रिया। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। यानी कि पहला है भूतकालिक क्रिया जो हो चुका है, वर्तमान मतलब जो हो रहा है, और तीसरा है हमारा भविष्य। पहला भूतकालिक, दूसरा वर्तमान, तीसरा है भविष्य क्रिया। तीसरा कौन सा है हमारा? भविष्य क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। इस आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। पहला है सकर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? सकर्मक क्रिया। और दूसरा कौन सा था? अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया सा अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। सकर्मक का क्या मतलब हुआ? कर्म के साथ। इसकी परिभाषा क्या है? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या होता है इसमें कि क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, किसको छोड़कर? कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है? बच्चा है, लेकिन इस पे जो क्रिया का जो फल है वो कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। मतलब बनाने का जो फल है वो किस पर है? चित्र पर है। चित्र क्या है? हमारा कर्म है। तो बच्चा चित्र बना रहा है, या फिर गीता सितार बजा रही है, तो बजाने का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? सितार पर, गीता पर नहीं। गीता सितार बजा रही है। आगे क्या है? अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र। चित्र क्या है? कर्म है। तथा गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार। सितार हमारा क्या है? कर्म है। तो क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, अर्थात सितार पर। फिर आगे है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक। पहला क्या है? एक कर्मक। एक कर्मक में क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो। क्या? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ क्या है? यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है। माँ कितने एक ही कर्म कर रही है ना, वो कौन सा है? पढ़ना। तो ये क्या है? हमारा एक कर्मक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी? एक कर्मक क्रिया। फिर हम आगे बात करेंगे द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस वाक्य पर या जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो एक है छात्र सीख रहे हैं,
क्या छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, दो काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, दूसरा क्या है हमारा कर्मक क्रिया, जिसमें जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहां संभावना नहीं रहती। क्या होता है इसमें, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, वहां कर्म की संभावना नहीं रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, इसमें क्या है, आशा मतलब कर्ता है और सोना क्रिया है। कर्ता और क्रिया ही हो, कर्म नहीं होता है, वहां पर क्या होता है हमारा अकर्मक क्रिया। जैसे आशा सोती है, राम जाता है, ऐसे करके हमारे जो होते हैं वो अकर्मक क्रिया वाले होते हैं। दूसरा फिर क्या है, हमने संरचना के आधार पर उसको बांटा था, क्रिया को किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो बांटा था वो हमारा कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इनके कितने भेद हमने बताए थे अभी, इनके 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, संयुक्त क्रिया। कौन सा, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, और हम इसके बारे में बात करें। संयुक्त क्रिया है हमारी जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। क्या हो, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली यानी कि अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। अतिथि एक कर्म क्या हुआ, अतिथि का आना, और दूसरा है स्वागत करना, लेकिन दोनों का क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ रखती हैं, और दोनों का एक साथ मेल होने पर जो बना वो हमारा संयुक्त क्रिया होता है। क्या, अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों मिलकर जो हमारा शब्द बना, वो जो दोनों को मिलाकर हमारा वाक्य बना, वो क्या है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। फिर आगे क्या है, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि मुख्य क्रिया के साथ साथ क्या है, सहायक क्रियाएं एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं, तो भी हमारा संयुक्त क्रिया ही होगा। फिर अगला नंबर कौन सा था, नाम धातु क्रिया। जब हमने संरचना के आधार पर क्रिया को बांटा था तो वो उसके कितने भेद हुए थे, 5। पहला था संयुक्त क्रिया। फिर उसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा, लेकिन हथिया क्या हो गया, नाम धातु। और अभी हमने बताया था कि जब धातु में ना जोड़ते हैं तब हमारा क्रिया बनता है। तो हाथ हो गया संज्ञा, हथिया हो गया नाम धातु, और इसमें ना जोड़ दिया, हथिया में ना जोड़ा तो क्या हो गया, हथियाना। हथियाना क्या है, क्रिया है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, इसमें क्या है। फिर आगे है अपना। अपना क्या है, सर्वनाम। फिर अपना और क्या है, नाम धातु भी है, लेकिन उसी अपना में जब ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, अपनाना। अपनाना क्या हो गया, है क्रिया। तो नाम धातु में या धातु में ना जोड़ने से जो बनता है वो हमारा क्या है, क्रिया है। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है।
ये हमारी नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया का उदाहरण क्या है? विनीत ने सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना लिया है। फिर आगे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है? आगे हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं नहीं करता, किसी और को उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है या उसे उत्साहित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। क्या हो गया? सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें क्या है? तालाब सरपंच ने स्वयं नहीं बनवाया, किसी और से बनवाया। क्या है? इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य को नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया। अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है यहाँ पर? प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर अगला है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया में जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों। पूर्वकालिक क्रिया के नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। क्या है? क्रियाएं तो दो होती हैं, लेकिन एक क्रिया क्या होती है? दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। आगे, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। क्या है? मूल धातु में क्या करते हैं? हम कर लगा देते हैं, तो जो सामान्य क्रिया है वो हमारी कैसी क्रिया बन जाती है? पूर्वकालिक क्रिया का रूप ले लेती है या पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे क्या है? बलवीर खेल कर पढ़ने बैठा। क्या है? बलवीर खेल कर पढ़ने बैठा। अभी हमने इसमें बताया कि क्या होता है, क्रियाएं तो इसमें दो होती हैं, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले हुई होती है। तो जो पहले हुई क्रिया है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है? सामान्य क्रिया में कर जोड़ दिया जाता है और हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे बलवीर पढ़ने तो बैठा, लेकिन कब बैठा? खेल कर बैठा। तो खेलने का काम पहले हुआ ना। और इसमें खेल क्या है? सामान्य क्रिया है। इसमें क्या जोड़ दिया हमने? कर जोड़ दिया। तो खेल कर क्या बन गया? हमारा पूर्वकालिक क्रिया बन गई। तो बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, ये हमारा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे वह पढ़कर सो गया। वह सो गया, लेकिन कब? कैसे? पढ़कर। पहले कौन सा काम हुआ? इसमें पढ़ने का काम हुआ। तो पढ़कर क्या है हमारा? पूर्वकालिक क्रिया। वह पढ़कर सो गया। तो जब ऐसे वाक्य आए तो तुरंत पहचानना कि ये पूर्वकालिक क्रिया के हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर हम आगे बात करेंगे। इन वाक्यों में खेल कर, जैसे खेल क्या है? मूल धातु है, प्लस इसमें क्या किया हमने? कर। एवं पढ़कर में पढ़ मूल धातु है, क्या जोड़ा इसमें? कर। तो क्या बन गया? पूर्वकालिक क्रिया बन गई। किसी भी सामान्य क्रिया में या मूल धातु में जब हम कर जोड़ देते हैं तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे खेल कर हो गया, पढ़कर हो गया। तो पढ़कर या खेलकर क्या है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। आगे है पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप क्या है? तात्कालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। तात्कालिक क्रिया में क्या होता है कि जैसे ही एक क्रिया पूरी हुई, ठीक उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, वो हमारी तात्कालिक क्रिया होती है। तथा धातु ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। क्या हुआ? एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई ना। क्या हुआ? जैसे ही पुलिस आई वैसे ही चोर भाग गए। पुलिस के आते ही चोर भाग गया।
इसमें आते ही क्या है हमारी तत्कालिक क्रिया। अभी हमने बताया ना कि धातु में क्या जोड़ते हैं, जैसे आना धातु है, उसमें क्या जोड़ दिया हमने, ते जोड़ दिया, तो क्या हो गया आते। तो आते क्या है हमारा तत्कालिक क्रिया है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर आगे बात करेंगे कृदंत क्रिया की। किसकी? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। कृदंत क्रिया है क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या? क्रिया शब्द में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चल क्या है? क्रिया है। इसमें हमने क्या जोड़ा? चलना, चलता, चलकर, ये हमारी कृदंत क्रिया है। ना जोड़ा या ता जोड़ा या कर जोड़ दिया तो क्या हो गया? कृदंत। फिर आगे है लिख। लिख में क्या जोड़ा? ना, लिखना। ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखता। फिर कर जोड़ दिया तो क्या हो गया? लिख कर। ये क्या है? हमारी कृदंत क्रिया है। उसके बाद हमने किसके आधार पर बांटा था? काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन से? भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो काल के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था भूतकालिक, फिर वर्तमानकालिक और तीसरा भविष्यकालिक। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। उसके अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकालिक क्रिया। कौन सा होगा? भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भूतकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया भूतकालिक कहलाती है? जिसमें क्रिया का बीते समय में संपन्न होना या संपन्न होने का बोध होता है वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया। क्या है? वो विदेश जा चुका है ना, बीत गया। तो जो काम हो चुका है पहले वो हमारा भूतकाल में जाएगा, तो उसमें हुई क्रिया क्या कहलाती है? भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, वो उसने बहुत मधुर गीत गाया। गीत क्या हो गया? गा चुका है, गीत गाया। तो ये हमारा भूतकालिक क्रिया में है। फिर आगे है वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। भूतकालिक में क्या था कि जो बीते समय में जो काम हो गया वो भूतकालिक, वर्तमान समय में जो काम हो रहा है या वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है वो वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है। गीता क्या कर रही है? हॉकी खेल रही है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है। इससे क्या बोध हो रहा है कि वो काम अभी भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो कौन से होंगे? हमारे वर्तमानकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। फिर आगे बात करेंगे भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का भविष्यकालिक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। क्या पता चलता है इसमें? कि कार्य हुआ नहीं है, न हो रहा है। क्या है? कार्य होने वाला है। जिसमें कोई भी काम होने वाला होता है या कोई भी क्रिया होने वाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा।
गर्मी की छुट्टियों में न कश्मीर गए थे न जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, लिया नहीं है, लेगा। तो जो काम आगे होने वाला है वो हमारा भूतकालिक क्रिया होता है, तो ये काहे के उदाहरण, ये भूतकालिक क्रिया के उदाहरण हो गए। फिर हम आगे बात करेंगे विशेषण की। किसकी? विशेषण की। कि विशेषण क्या होते हैं। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा, इतना समझ में आया। फिर आगे क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। क्या होता है विशेषण? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। किसकी? संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो शब्द? वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। क्या होता है कि विशेषण से व्यक्ति वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है वो तो प्रकट होता ही होता है, वो तो सामने आता ही आता है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। आओ हम फिर क्या बात करेंगे? परिभाषा की। इसकी परिभाषा की कि विशेषण की परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। देखो, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए वो तो विशेषण हो गए, लेकिन जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वह विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी एवं भला शब्द क्या है? विशेषण है, तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। क्या था कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वही विशेष्य होता है। तो अभी क्या था कि नीला आकाश, नीला क्या है? विशेषण, लेकिन जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? आकाश की। कि कौन नीला है? आकाश नीला है ना। तो जो आकाश है वो हमारा क्या हो गया? वो विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए वही विशेष्य है। तो नीला किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश की। तो आकाश हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर आगे है छोटी पुस्तक। क्या है? छोटी पुस्तक। तो इसमें छोटी क्या है हमारा? छोटी है हमारा विशेषण। छोटी क्या है? विशेषण है। छोटी हमारा विशेषण हो गया। और पुस्तक क्या है? पुस्तक हो गया हमारा विशेष्य। फिर आगे है विशेषण के प्रकार। देखो, विशेषण समझ आया, विशेषण की परिभाषा समझ आई, विशेषण और विशेष्य क्या है ये समझ आया। फिर आगे बात करेंगे विशेषण के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? प्रकार की। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? विशेषण हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे बात करेंगे। पहला हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। विशेषण को कितने भागों में बांटा हमने? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। और 5वां हो गया हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, पहला कौन सा है? गुणवाचक। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक। दूसरा कौन सा है हमारा? संख्यावाचक। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा परिमाणवाचक। चौथा कौन सा है? संकेतवाचक। 5वां कौन सा है? व्यक्तिवाचक। ये समझ में आए 5 प्रकार। ठीक, अब गुणवाचक के बारे में बात करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या है?
ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराएं। किसका? गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। कमीज कैसी है? पुरानी है। कुत्ता कैसा है? काला। आम कैसा है? मीठा है। तो ये इन आम का गुण क्या है? मिठास। मीठा है ना, तो मीठा आम क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। कुत्ता है, लेकिन कुत्ता क्या है? अभी हमने बताया ना कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराए, तो इसमें कुत्ते के रंग का बोध हो रहा है ना कि कुत्ता कैसा है? काला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसमें आएगा? ये हमारा गुणवाचक विशेषण में है। पुराना कमीज, कमीज तो है लेकिन कैसा है? पुराना है। तो गुणवाचक विशेषण समझ में आया। फिर आगे बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक। पहला कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा कौन सा होगा हमारा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या है? जैसे 1, दूसरा, तीनों, चौगुना। इसे पता चलता है ना कि किसी की भी बात करेंगे कि 1 है तो 1 ही है ना, दूसरा मतलब 2, तीनों मतलब 3 हो गए, चौगुना मतलब 4। तो ये निश्चित संख्या है ना, तो ये हमारा निश्चित वाचक हो गए। दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक। दूसरा क्या है? अनिश्चय। अनिश्चय में क्या होगा? जैसे कई, कुछ, बहुत, सब। तो इनसे किसी भी निश्चित चीज का पता नहीं चल पा रहा है। जैसे वह कई दिनों से बाहर है, कितने दिनों से बाहर है नहीं पता चल रहा है, कई दिनों से है ना, तो कई क्या है? अनिश्चय। कुछ, बहुत, सब, तो ये हमारे क्या है? अनिश्चयवाचक में हो गए। फिर हम आगे बात करेंगे परिमाणवाचक की। कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन कहलाता है? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कितने भेद होंगे इसके? 2 भेद होंगे। कौन कौन से? पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या है? जैसे 2 लीटर, 5 लीटर और 3 मीटर। कौन कौन सा? 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर अगला है संकेतवाचक। अगला कौन सा है? संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होगा? ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, क्या है? जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। सर्वनाम होते हुए भी किसमें प्रयुक्त हो रहे हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अर्थात
संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। इसमें क्या है कि कुछ शब्द हैं तो सर्वनाम, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो वे क्या हो गए, वे हमारे संकेतवाचक विशेषण हो गए। और मूल रूप से ये क्या है, सर्वनाम ही है ना, मूल रूप से क्या है, सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे बात करेंगे, जैसे अब उदाहरण से भी हम इसको समझ लेंगे। जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस क्या है, सर्वनाम है ना, लेकिन यहाँ पर कैसे प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर एक विशेषण के तौर पे प्रयुक्त हो रहा है कि इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो। उस इसमें क्या हो गया, उस हमारा सर्वनाम है ना, तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं, और इसका जो मुख्य नाम है वो क्या है, संकेतवाचक विशेषण। फिर अगला है कोई सज्जन आए। कोई क्या है, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में वो विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण हो गया या सार्वनामिक विशेषण हो गया। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द क्या है, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। आगे बात करेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण की। आगे किसकी बात करते हैं हम, व्यक्तिवाचक विशेषण की। कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द, व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। वाक्य में किसका कार्य कर रहे हैं, विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भी संकेतवाचक विशेषण में हमने पढ़ा कि वो मूल रूप से तो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, लेकिन वो वाक्य में विशेषण के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण में है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं, वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि वे स्वयं संज्ञा शब्द हैं, स्वयं क्या है, वो संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इसमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जितने भी पढ़े ये समझ में आए ना आपको। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।